वो कमरे से निकल कर आई तो देखा कि उसकी वालदा और दादा जान लड़कों की तस्वीरें लिए बैठी थी। वो उन पर सरसरी सी नजर डालते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर एक आवाज ने उसका ताकुब किया, जिसे सुनकर वो रुकी। रोशानी बेटा यहाँ आइए, ये देखिए। वो पीछे मुड़ी तो उसकी माँ मुस्कुरा कर उसकी तरफ दिख रही थी। लहजे में बेपनाह अपनापन था। वो लब भींच गई। वो जानती थी कि उससे रिश्ते के मुतालिक ही बात करेंगी, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही करेगी। पर उनके हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। जी दादा जान, क्या बात है? वो ना चाहते हुए जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो behzad साहब ने उसके सामने कुछ तस्वीरें रखी, जो महज कुछ लड़कों की थी। ये क्या है और इनका मैं क्या करूं? तलख लहजे में बोलते हुए उसने तस्वीरें वापस टेबल पर ही रख दी। बेटा, ये कुछ तस्वीरें हैं रिश्ते के लिए, तुम देख लो कौन सा अच्छा है। रिमशा बेगम, उसकी माँ ने उसे मुस्कुरा कर कहा, लेकिन रोशानी ने जब्त के कड़े मनाजिल तय करते वो तस्वीरें झटक दी। ये तस्वीरें आप रामीन को दिखाए ना, मुझे क्यों दिखा रही हैं? उसने लब खींचते हुए कहा। वो इस बात को वहीं खत्म कर देना चाहती थी कि शायद वो लोग ऐसा ना चाहते थे। बेटा, जब तुमने शादी करनी है तो रमीम के इन तस्वीरों से क्या सरोकार? रिमशा बेगम ने उसे समझाना चाहा। मैंने शादी नहीं करनी, ये मैं आखिरी दफा कह रही। अगर आज के बाद मुझे किसी ने तंग करने की कोशिश भी की तो मैं ये विला छोड़कर चली जाऊंगी। इट्स माई लास्ट टाइम। वो गुस्से की आग में जलने लगी थी। उसके दिल चाह रहा था कि इन तस्वीरों को आग लगा दे, लेकिन उन दोनों का अदब लिहाज करते वो इतना ही बोली। बेटा, पर कभी तो शादी करनी है ना आपने, तो अब क्यों नहीं? अभी क्या मसला है? क्यों बार बार इनकार करती हैं आप? बेजाद साहिब झिंझिलाते हुए बोले। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो क्यों इनकार कर रही थी, फिर भी एक ही बात बार बार कर रहे थे। वो लब खान कर रह गई, लेकिन अब उसके जब्त का पैमाना झलक चुका था। बस दादा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। आपने पहले भी मुझे यूं ही जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन देखे क्या हुआ। अब भुगत रही हूं ना मैं आपके थोपे गए जबरदस्ती फैसलों का इंजाम। उसे अपनी जिंदगी के गुजरे हुए 3 साल पहले का वाकया याद आया तो आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी जब उसकी माँ के लफ्जों ने उसके कदमों को जंजीर कर दिया। रुशाने, ये शादी आपको करनी ही होगी। ये मैं आखिरी दफा कह रही हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। रिमशा बेगम ने हुक्म चलाने की कोशिश की। बस बहुत हो गया। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैं नहीं मानूंगी ये बात आपकी। पूरी जिंदगी हर बात मानी मैंने आपकी, पर इस दफा नहीं। पहले भी मानी थी और इसका नतीजा अब तक सिर्फ मैंने ही झेला है, किसी और ने तो नहीं ना। किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लब भींच गई और ये कहकर वो फौरन वहां से चली गई। देख रहे हैं आप पप्पू से, ये तो बात मानने को भी तैयार नहीं है। रिमशा बेगम ने अपने ससुर behzad साहिब की तरफ नम निगाहों से देखते हुए कहा, सबर कर जाओ बहू, अभी वो नहीं करना चाहती शादी, तो उस शादी को रहने दे। उन लोगों से अभी किसी और लड़की का रिश्ता तय करवा देते हैं। ये कहते वो लाठी टेकते हुए वहां से जा चुके थे। मेरी कॉफी कहाँ है? अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं आई डेस्क पर? वो अपने ऑफिस में दाखिल होते हुए चिल्लाई थी, जबकि आज सारे अपने बॉस का मूड देखकर अपने अपने काम में झुक गए थे। आज तो बॉस देखने में काफी खतरनाक लग रही हैं, जबकि अब सभी की निगाहें ताबिश को ढूंढ रही थी, जो इन सब का बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी था और एक हफ्ते पहले ही पॉइंट किया गया था। यूं कहना गलत ना होगा कि वो एक नहायत शोख और चंचल सा, शरारती मगर लापरवाह सा लड़का था। मगर आज बॉस तो आ चुकी थी, मगर उनका पर्सनल सेक्रेटरी अभी तक नहीं आया था। इस बात का उन्हें खौफ था कि बॉस बम की तरह फट ही ना जाए। यार, कोई तो ताबिश को कॉल करो, आज तो ये गया पक्का। एक लड़की ने खौफ से नाखून कुतरते हुए कहा, जब वो तन फनाते हुए खुद बाहर आई। क्या सब बहरे हो गए हैं? मैं ताबिश को बुला रही, कहाँ है वो? अब तक केबन में क्यों नहीं आया? वो कड़कदार आवाज में बोली तो सभी नजरें चुराने लगे, जबकि ग्लासेस वाली एम्प्लॉय आगे आते हुए मनमनाते हुए लहजे में बोली थी, बॉस, ताबिश अभी तक ऑफिस नहीं आया है। वैसे तो आपसे आधा घंटा लेट ही आता, लेकिन आज आप आधा घंटा पहले आ गई हैं, तो शायद इसीलिए वो अभी तक नहीं आया। ये कहते वो फौरन अपना मुंह दबा गई थी, जबकि वो खून ख्वार नजरों से उसे घड़ी को देखने लगी और अगले लम्हे उसे फोन उठाते तेजी से बटन दबाते उसका नंबर मिलाया।
पहले तो 4 बार फ़ोन करने पर भी मौसूफ ने कॉल ना उठाया था। जब आखिर जाकर उठाया ही, तो आगे से तनकीदी आवाज़ में बुरामदी आवाज़ हुई थी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक़्त ख्वाब एक रोश के मज़े लूट रहा है। बराए मेहरबानी इस नंबर पे अब इसे डिस्टर्ब ना करें। इससे पहले कि वो फ़ोन खटाक से बंद करता, फ़ोन की दूसरी पार से झंकारती हुई आवाज़ ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। मिस्टर ताबिश, अगर आप अगले 20 मिनट ऑफ़िस में मौजूद ना हुए तो यकीन जानिए आपके डैड आपको अगले 3 माह की पॉकेट मनी देना तक भूल जाएँगे। अब ये आप पर है कि अगले माह फाके करके गुज़ारने हैं या यहाँ आप वक़्त पर पहुँच कर। ये कहकर वो खटाक से उसने फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ ताबिश की आँखें झटके से खुली थी और उसने आँखें छोटी करते फ़ोन को घुरा था और अगले 5 मिनट में वो वॉशरूम में भागता, मुँह हाथ धोकर फटाफट कपड़े पहनकर खुद पर परफ्यूम छिड़कते बन ठन के तैयार हो चुका था। और देखते ही देखते 20 मिनट की बजाय 15 मिनट में वो फूलती सांसों समेत ऑफिस में मौजूद था, जिसे सब दबती हंसी से देख रहे थे, क्योंकि अब उसका रुख रोशानी के ऑफिस की जानिब था। वो झुटके से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। जब रोशानी ने माथे पर बल डाले उसे देखा, क्या अब आप ऑफिस के दरवाजे का बिल भी अपनी पेमेंट से अदा करना चाहते हैं? तो जरा और जोर से दरवाजा तोड़िए। उसके ताक कर वार करने पर उसे खा जाने वाली नजरों से देखते गहरा सांस भरते हुए आगे बढ़ा था और उसके सामने रखी चेयर खींच कर एक पर बैठा था। जब वो एक आईब्रोज खाकर उसे देखने लगी, मिस्टर ताबिश, मैंने आपको बैठने के लिए तो नहीं कहा। वो एक आईब्रोज खाकर उसे ऊपर से नीचे तक तंजिया अंदाज में देखते हुए बोली, जब वो भी जबरदस्ती मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा दे, डेस्क पर हाथ रखे हुए उसकी जानिब आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला था, आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी मैम, जो आपने मुझे इतनी सुबह सुबह याद किया? वो आंखें पटपटाते हुए बोला, जबकि वो खून की घूंट भर के रही, क्योंकि उसका खून जलाने में कोई कसर नहीं जाने देता था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद करा दूं, मिस्टर ताबिश, कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ। आपको मुझसे पहले मौजूद होना चाहिए। उसे याद कहानी कराते हुए बोली, जिस पर वो सर चटक कर रह गया था। अब आप मेरा शेड्यूल बताना पसंद करेंगे? क्या वो भी मैं आपको डिक्टेट करूं? वो आंखें छोटी करते उसे घूरते हुए बोली थी, जबकि वो गहरा सांस भरते उसे आज का शेड्यूल बताने लगा था। शेड्यूल तो आपने बता दिया, लेकिन आप कॉफी लाना भूल गए शायद मेरे लिए। अब उठिए और 2 मिनट के अंदर मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। वो अगला ऑर्डर देकर जारी करते हुए उसे बोली थी, जब वो पैर पटक कर रह गया था और फिर झटके से उठा था। और हाँ, जरा दरवाजा आहिस्ता बंद करके जाएगा, वरना आपको मालूम है ना। वो आखिर पे भी उसे वार्निंग देने से बाज ना आई थी, जो उसे काट खाने वाली निगाहों से देख कर रह गया था। अगर उसके बाप ने उसे मजबूर ना किया होता कि हाँ, इस लड़की के अंडर काम करने पर, तो वो कभी ख्वाब में भी इस लड़की के साथ काम करना पसंद नहीं करता। उम्र में वो उससे 3 साल बड़ा था, मगर अपने बाप की वजह से वो उसके अंडर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसका बाप एक अमीर बिजनेसमैन था, मगर उसे ऑफिस संभालने का कोई शौक नहीं था। लेकिन उसकी पॉकेट मनी बंद हो चुकी थी, जिसके बायस उसे यहाँ जबरदस्ती काम करने पर आना पड़ता था, वरना वो लेट नाइट पार्टीज कैसे अटेंड कर पाता। एक आखिरी निगाह उस पर डालते हुए वो बाहर आया और वो फौरन से किचन में जाते कॉफी का ऑर्डर दिया था। जैसे ही वो कॉफी लेकर आया और एक घूंट लेते, रोशानी ने मुंह बनाया था कि ये क्या है मिस्टर ताबिश, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे चीनी वाली कॉफी नहीं पीनी। वो इसको बावर करवाते हुए लहजे में बोली, जो वो हल्की सी बुड़बुड़ाहट समेत बोला था, जुबान तो लगा ही दी है आपने, कड़वी तो हो ही गई होगी। वो सर खुजाते हुए बोला, जब उसे खा जाने वाली निगाहों से घूमने लगी, क्या कुछ कहा आपने? उसकी छानी देखते हुए तंजिया निगाहों से बोली, जो वो जबरदस्ती मुंह पर मुस्कुराहट सजाते फौरन नफी में सरल आ गया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ कहूं, मरना है क्या मुझे? वो आंखें बटपटाते हुए बोला, साथ ही साथ उसे दिल में बातें सुनाने लगा। और अब अगर अब कोई काम नहीं है तो क्या मैं बाहर जाऊं? उसकी जाने देखते दिल चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्किनियत तारी करते बोला, तो उसे देख कर रह गई। चाहिए, बातें किए बगैर तो आपका नाश्ता भी हजम नहीं होता होगा, फिर मैं भला आपको यहाँ रोक कर क्या ही कर लूंगी? मेरा ही सर खाएंगे ना आप। इजाजत मिलते ही वो गधे के सर से सींग की तरह वहां से गायब हुआ था। खैर खैरियत है ना?
बहुत बड़ी कड़वी कड़ेली रख ली है आज। वो एक लड़की के डेस्क के पास उठता हुआ बोला। जब वो अपना चश्मा नीचे करके मखमली भरे अंदाज में बोली तो उसके कान खड़े हुए। लगता है आज घर में बॉस फिर लड़खड़ आई है। ऐसे तूफान के असरात तब तभी आते हैं जब बॉस की मामा से उनकी तलख कलामी होती है। और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? वो सीरक निगाहों से एक नज़र से दूसरी नज़र से रोशानी के ऑफिस पर डालते हुए बोला। जब वो कंधे उचका कर रखे थे। तुम अभी नए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के राजों से वाकिफ नहीं हो मिस्टर। वरना तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आग लगाते हैं मार्केट में, मगर हम वो खबरें लीक नहीं करते। रीमा जो कि ताबिश को देखते उसके गुड लुक्स का शिकार हुई थी। सब रास उगल देने को थी जब जोनिया ने उसे घूरा था। खबरदार रीमा, जो तुमने बॉस के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात की, तुम्हें इस बात पर मैं फायर भी किया जा सकता है। उसे घूर कर बोली। और अब तो ताबिश को भी जानने का तजस्सुस होने लगा था कि ऐसी हुई क्या बात थी जो उससे ढकी छुपी थी। अरे, अब तो मैं भी इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। यार क्या चटपटी बात खबरें हैं। वही दोनों से मिन्नत भरे लहजे में बोला, जबकि रीमा उसके इस तरह बेतकल्लुफ अंदाज पर बीच जाने को तैयार थी। तभी उसकी जुबान फराटे बनने को थी। हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है पहले हमारी बॉस की एक नार डाव। अब इसने इतना ही कहा था जब जूलिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार जो कोई बकवास की तो। वो उसके मुंह पर कसकर हथेली जमाते वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। जब रीमा ने झटके से उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। उफ सोनिया, इस तरह की हरकतें मत किया करो। यार बता नहीं दो मुझे ताबिश को कि बॉस। उसके इतना कहने की देर थी कि ताबिश के कान उसकी आवाज़ पर लग चुके थे। इससे पहले कि अपना जुमला मुकम्मल करती किसी की पाटदार आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। बॉस क्या रीमा? जरा खुल कर कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप मेरे बारे में? उसके इतना कहने की देर थी कि रीमा के माथे पर पसीना चमकने लगा। बॉस, वो कुछ नहीं बॉस। वो इतना कॉन्फिडेंट होते हुए भी इस वक्त थकलाई थी। जी कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। वो आगे आते हुए बोली जब वो तेजी से नफीम में सर हिलाने लगी। बॉस, आपके क्लाइंट की कॉल आई थी अभी। मीटिंग 1 घंटे बाद की शेड्यूल हो गई है। ताबिश ने फौरन बीच में आते हुए बात संभाली और इसे वहां से ले गया था। बात तो टल गई थी मगर ताबिश के पेट में अब मरोड़ भी उठ रहे थे क्योंकि वो पूरी बात जो नहीं सुन पाया था। कहाँ है हमारी अगली मीटिंग? वो गाड़ी में बैठते हुए उससे पूछते हुए बोली थी। जबकि ताबिश जो कि किसी गहरी सोच में मगन था फौरन होश में आया। रॉयल होटल में उसकी जानिब देखते हुए बोला। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो रुशानी ने ऊपर से नीचे तक उसकी जारी देखते हुए ताज्जुब से नफीम में सर हिलाया। वो जो कोट के बटन बंद करके अब अपने बालों में हाथ फेरते उसकी जानिब देख रहा था। उसका मुंह लटका हुआ था और आंखें छोटी छोटी करते बोला। ये अब मुझे ऐसी तनकीदी निगाहों से क्यों उतार रही है? क्या कभी खुश शक्ल और चार्मिंग लड़का नहीं दिखा क्या? उसके इतना कहने की देर थी कि वो जो संजीदा तासुरात थी उसे दिख रही थी एकदम कहका लगाकर हंस पड़ी। जबकि तापिश ने उसको इस अरसे में पहली दफा हंसते हुए देखा था। वो तो जैसे उसकी खनकती हुई हंसी में खो सा गया था। जब अगली पल उसके होश में रुशाने की आवाज ने लड़ पटका था। खुश शक्ल तो नहीं, मगर आपको खुश फहमी जरूर लाग हुई है। किसने कह दिया कि आप हैंडसम और खूबरू है? वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते तंजील लहजे में बोली थी, जबकि वो मुंह चढ़ाकर उसे देखने लगा था। आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ क्यों नहीं कहती आप? वही मतलब है जो तुम ठीक ठाक समझ रहे हो। तैयार तुम इस तरह होकर आए हो जैसे तुम किसी डेट पर जा रहे हो। वो अंदर जाते उस पर तंज करने से बाज आई, जबकि वो फिर से उसके पीछे लपका था। आपके साथ तो पहली ही डेट है ना मेरी। बेशक फिर बिजनेस डेट ही क्यों ना हो। उस समय भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था जिस पर वो उसे सुर्ख निगाहों से घूर कर रखी थी। मगर अपने क्लाइंट को देखते उसने चेहरे पर मस्नूनी मुस्कुराहट सजाई थी। साथ वो भी क्लाइंट के हाथ मिलाते वहीं जम गया था। उनकी ये डील नहायत अच्छे हालात में कबूल हो गई थी। क्लाइंट्स बहुत खुश थे, उनके काम भी और नाम से भी। उन्होंने ऑफर करते हुए बोला था कि अगले हफ्ते हम लंदन में मीटअप रखते हैं, आप दोनों जरूर आएगा। क्लाइंट ताबिश की खुश शक्ल और फनी नेचर की वजह से काफी इम्प्रेस हुआ था। तभी वो लगे हाथों उसे भी दावत दे चुका था। जबकि उसकी दावत देने पर ताबिश ने तफाखुर से फिर रोशानी की जन्म देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि देख लो
तुम्हारे अलावा सभी को मेरी कदर है। जिस पर वो लब भींच कर रहती थी। क्या उनका आना ज़रूरी है? उनकी जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ताबिश अब उसको घूमने लगा था। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनकी नेचर बहुत पसंद आई है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन जैसी टीचर से बाहर लंदन के लोग भी इस्तिफादा हासिल करें। इसलिए उन्हें लाज़मी लेकर आइएगा। वो उसको बावर करवाते हुए बोला था, जिस पर वो सर खम करके रह गई थी। अब उसकी क्लाइंट की डिमांड थी, तो वो रद्द तो कर नहीं सकती थी। इसलिए हामी भी पर बैठी थी। जैसे वो लोग हाथ मिलाकर बाहर निकले और उसे तन्वीही निगाहों से घूर कर रखी थी। क्या कभी देखा नहीं है मुझे आपने? मैंने ऐसा भी ये कर दिया है? क्या आप मुझे बस घूर कर ही देख रही हैं? अब इसमें मेरी क्या गलती है कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए? और एक आप है जो मेरी कदर ही नहीं करती, वरना जो चील की निगाह रखते हैं ना, वो मुझे पहचान ही जाते हैं। वो कंधे उचकाते हुए बोला था और उसकी जानिब देखते हुए, जब वो एकदम से बिछी हुई थी उसकी नज़दीकी पर, मगर किसी जानी पहचानी आवाज़ पर उसके चेहरे का रंग तेजी से सफ़ेद पड़ गया था, जो कि ताबिश ने बखूबी महसूस किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था परेशानी कि तुम कभी, मेरा मतलब तुम अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी यहाँ। उसकी आवाज़ पर वो झटके से पलटी और सामने खड़ी अपीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, जबकि उसकी मौजूदगी में ताबिश ने उशाने के माथे पर साफ पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकती हुई देखी थी और उसके कटीले लहजे पर वो एक काटदार निगाह डालकर रह गया था। आखिर ये कौन सी लड़की थी जो उसके बॉस से इस लहजे में बात करने की जुर्रत रखती थी? आखिर वो भी देखना चाहता था। और एक मिनट, ये उसने शौहर कहा था, उसकी बॉस शादीशुदा थी। ये देखकर न जाने क्यों उसके दिल में चुभन सी हुई थी और उसने बेयकीनी से ओशानी की जानिब देखा था, जो बगैर चेहरे पर कोई तासुर लिए उसे मकाइनकी अंदाज में दिख रही थी, जिससे वो कोई रोबोट हो और उस पर किसी भी बात का असर ना होता हो। मैं किसके साथ बाहर फिरती हूँ या घूमती हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मगर तुम शायद ये भूल रही हो उबैरा, कि जब तुम मेरा शौहर कह रही थी ना, वो मेरा एक्स शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो, ना कि मेरी लाइफ पर। समझ रही हो ना तुम? वो बामुश्किल अपने लहजे को भारी होते हुए रोकते मुट्ठियां बीचते हुए बोली थी, इतनी जोर से कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंसने लगे थे। ताबिश ने जब ये देखा तो वो फौरन उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फौरन से उसका हाथ खोलकर उसकी हथेली पर अपने अंगूठे रब करने लगा, क्योंकि वो देख चुका था कि उसके नाखून उसकी हथेली जख्मी कर गए थे। उसका ये अचानक अमल देखकर वो शशन निगाहों से उसे देख रहा था कि आखिर उसे किसने हक दिया था कि उसके इतने करीब भर उसके जख्मों पर मरहम रखे। मगर ये सब उपहरा बीबी से नहीं देखा जा रहा था। अरे मेरी जान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ। वो उसकी जानिब आते हुए उसके गले लगने की कोशिश करते हुए बोली थी, जबकि अगले ही पल रख कर रोशानी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था कि ताबिश मुंह खोले मुंह पर हाथ रखे इश्तिया कमीज लहजे में ही तमाशा देखने लगा। आखिर अपनी बोस को बिछड़ी हुई शेरनी का बनने का मतलब और मौका देखते हुए कैसे जाने देता। तभी वो बड़ी मजे से पॉकेट से मूंगफली निकालता मुंह में फांकते हुए सीन देख रहा था, जबकि अहानत से उबैरा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था और वो खा जाने वाली निगाहों से रोशानी को देखने लगी थी। खुद को मेरी बेस्टी कहकर बेस्ट वर्ड की तौहीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उबैरा, कि तुम पहली दोस्त होगी जिसने अपनी ही दोस्त को शौहर छीन लिया था। ये बात तो मुझे मरने दम तक याद रहेगी। और रही बात कबीर की, तो उसे तुम जैसी लड़कियों में जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यू बोथ डिजर्व एच ईच अदर। समझ गई ना तुम? उसकी गर्दन को अपनी शिकंजी में लेती फनकारते हुए बोली थी, जब अबीरा उसका हाथ झटक कर रह गई थी। तुम तो अब भी उससे प्यार करती हो, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वो उसको तंदही निगाहों से देखते हुए बोली, जब वो तुम इस खराना अंदाज में मुस्कुरा करके। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो? वो तो तब भी खत्म हो गई थी जब मेरी, यानी हमारी डिवोर्स हुई थी। ये उसे लगा था झटका दूसरा ताबिश को। उसने दिल थाम लिया था अपना। आखिर ऐसे कौन कौन से इंकशाफ थे जो आज उसकी बोस कर देना चाहती थी? झूठ बोल रहे हो तुम, अभी भी तुम्हारी आंखों में कबीर का अक्स दिखाई देता है। आखिर तुम अपनी बचपन की मोहब्बत को यूं बोझ के आगे कैसे बढ़ सकती हो? मैं मान ही नहीं सकती। उसे सीने पर हाथ लपेटते हुए पैर पटकते
उसकी जानिब देखते उसे जनाने वाले अंदाज में कहा था। उसका एक एक लफ्ज उसके दिल में खंजर बन के उतर रहा था, जब उसको कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़ी थी, क्योंकि ताबिश एकदम उन दोनों के दरमियान में आया था। मोहतरमा, आपको क्या कहकर मुखातिब करूं? क्योंकि लग तो वैसे आप मेकअप की दुकान ही रही हैं, लेकिन आपकी जरूरत कैसे हुई रोशाने से इस लहजे में बात करने की? वो एकदम रोशाने के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ जोड़ते हुए बोला, जबकि अब आंखें फटने की बारी रोशाने की थी। आखिर ये शख्स क्या अव्वल फूल बोलता जा रहा था, और हैरत ज़दा सी उसका मुंह दिख रही थी जब अबीरा भी मुंह खोले उसकी जाने दिखने लगी। तुम हो कौन और हमारे दरमियान में क्या कर रहे हो? वो एक हैंडसम शख्स को रोशाने को साथ लगाए देख जेलिस होते बोली। उसका तो ख्याल था कि अभी तक वो कबीर से ही मूव ऑन नहीं कर पाई होगी, क्योंकि कबीर उनके खानदान का सबसे गुड लुकिंग लड़का था और था भी अमीर। तभी वो इसे छीनने में कामयाब रही थी, मगर अब उसे एक नए लड़के के साथ देखकर अबीरा जलन का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सब अच्छी चीजें हमेशा सिर्फ उसके पास हों। तभी तो कबीर को उसका मनकू होते हुए भी उसने छीन लिया था और उन दोनों को मजबूर कर दिया था तलाक लेने पर। वो तो सच शुक्र था कि उसका सिर्फ निकाह ही हुआ था, रुखती नहीं, वरना कभी वो कबीर के आगे ना बढ़ पाती। मगर अब तो जितनी नफरत वो कबीर से करती थी, शायद ही किसी और से करती होगी। मगर अबीरा चल कर खाकस्तर होती गई ताबिश को उसके इतना करीब देखकर। अरे, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग फ्यांसी हैं? अनकरीब हमारी शादी भी होने वाली है। शादी का कार्ड देकर तुम्हें लाजमी बुलाएंगे, समझ रही हो ना तुम? वैसे बुलाना तो नहीं चाहते, लेकिन अपनी इस टट्टू को भी साथ लेकर आना। मैं देखना चाहूंगा कि वो कौन सा 2 टके का लड़का था जिसे मेरी बीवी ने ठुकरा दिया। वैसे बावें करवाते ऊपर से नीचे तक आग लगाते हुए रोशानी को जबरदस्ती थामते वहां से लेकर निकलता चला गया, जबकि वो सुन पाँव लिए ताबिश के साथ निकलती चली गई। और गाड़ी में बैठते ही जैसे उसे होश आया और वो झटके से उसकी तरफ पलटते हुए बोली, ये क्या बकवास है? क्या कह कर आए हो तुम उसके सामने? कौन सी फ्यांसी? कहाँ की फ्यांसी? मैं और तुम ऐसे कैसे हो गए? वो उसकी जानिब देखते हुए हकलाते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहना है। उसका पुरएतमाद लहजा पहली बार टूटा था। भलाई का तो आजकल कोई जमाना ही नहीं है। पहली दफा आपको टूटते हुए देखा है, तभी आपकी इज्जत बचानी चाहिए, और ये झूठ बोल दिया। वैसे आपकी खुशकिस्मती है कि मैंने आपको उसके सामने अपना फांसी बनाया। वो गिर्द झाड़ते हुए बोला, जब वो मुट्ठियां भींच कर रह गई थी। जब वो अगले ही पल उसको दोबारा हथेली खोलते अपने अंगूठे मलते देखने लगा। ऐसी हरकतें क्यों करती हो? अपने ही आपको जख्मी करना कहाँ की अक्लमंदी है? वो गाड़ी में से एक बंडौल निकाल कर उसकी हथेली पर लगाते हुए बोला, कि उसकी आंखों से आंसू टप टप बरसने लगे। आप रो रही हैं? वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो वो चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये साइड कोई देखे, मगर तुम देख चुके हो। वो बिलखते हुए बोली, जबकि ताबिश को अपना दिल मुट्ठी में जोर से बीचता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ, रो रही हूँ। क्यों? ये जानना चाहते हो ना कि तुम मेरे साथ क्या हुआ, जो मैं एक टूटी हुई औरत की तरह बिखर गई? उसकी जानिब देखते हुए जख्मी निगाहों से बोली थी, तो सुनो, मैं वो औरत हूँ जिसे उसके मनकू ने रुखसती से एक दिन पहले छोड़ दिया था। मैं वो औरत हूँ जिसे उसकी ही सबसे बेहतरीन दोस्त ने धोखा दिया, और उसके शौहर के साथ मिलते हुए तुम हमेशा से पूछते आए थे ना कि क्यों मैं इतनी सख्त हूँ, क्यों मैं हमेशा जली कुटी बातें करती रहती हूँ, क्यों मुझे ये सब देखने के लिए मिला, यही सब पाया है मैंने। इतनी मुश्किलें झेली हैं कि कड़वी हो चुकी हूँ मैं। अब मेरे मुंह से कोई नरम बात नहीं निकलती, क्योंकि मर्द साथ पर से एतबार उठ चुका है मेरा। और दोस्त मैं मरते दम तक अब बनाना नहीं चाहती, क्योंकि एक दोस्त को तुम अंदर देख ही चुके हो। ये मेरे लिए वही बेहतरीन मिसाल है पूरी जिंदगी की। वो तलख लहजे में बोलती हुई एक दफा फिर से रो दी थी। जब कुछ भी कहे बगैर वो अपना रुमाल निकालते उसकी जानिब बढ़ा गया, जब वो हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी थी। ये लीजिए, आपकी आंखों में आंसू अच्छी नहीं लगते हैं, आप मुंह से तर तर फायर बरसाती हुई अच्छी लगती है। उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो नम आंखों से मुस्कुरा कर आ गई थी और अपने आंसू साफ किए थे। 1 हफ्ता ताबिश ने बिल्कुल आराम से गुजारा। वो जो काम कहती वो आराम से कर देता, बल्कि अब तो ऑफिस में ही टाइम से आने लगा था।
वो ससर ही तो रह गई थी। ये सूरज कहाँ से निकल आया जो हर एक काम दुरुस्त कर रहा था, बगैर उसको डांटने का मौका दिया। वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन चुका था। उसकी हरकत, उसने हैरत का शिकार उसे कर दिया था और उससे पूछ ही लिया, खैरियत है? तुम बहुत चुप चुप रहते हो, आजकल कोई डांटने का मौका दे रहे हो मुझे? वो इसकी जानिब देखते हुए जरा शरीर लहजे में बोली थी कि वो उसे देख कर रह गया था। मैं आपको और कोई टेंशन नहीं देना चाहता, आपकी जिंदगी में पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन है ना। वो कंधे उचकाते हुए आराम से बाल पॉइंट घुमाते हुए बोला, जब वो उसे देख कर रह गई थी। वो इस मसले पर दोबारा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रहना ही उसने बेहतर समझा था। वो दोनों तैयार होकर निकलने ही वाले थे जब उसके घर से फोन आया, बेटा तुम हमसे मिले बगैर जा रही हो? उसकी माँ ने फोन पर उसको घरकते हुए कहा था, जी माँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर मैं घर आई तो फिर आप लोग मुझे रिश्ते के लिए तस्वीरें दिखाने लग जाते हैं और वो मैं देखना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं बाहर ही चली जाऊँ, आप लोगों से आकर मिल लूंगी। आप लोग कौन सा कहीं जा रहे हैं? वो आराम से कहती हुई फोन काट गई थी, जबकि वो उसको देख कर रह गया था। वो अपने घर वालों से भी इस तरह ही संजीदा लहजे में बात करती थी। क्या घर की तरफ से उस पर इतना प्रेशर था शादी करने का? क्यों दिल ही दिल में बस सोच कर रह गया था। कुछ ही देर में वो लोग निकल गए थे लंदन के लिए। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया और वो गाड़ी से निकलते हुए उससे पूछने लगी थी, क्या तुमने रूम बुक्स करवाया था क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि वो आंखें मीच कर रह गया था। ये क्या हो गया था उसे, इतनी बड़ी गलती? ये मैंने कहा तो था, मुझे शायद मैं भूल गया। वो सर खुजाते हुए बोला, जबकि वो खुद के घूंट पड़ती रह गई। एक हफ्ता उसने गलतियां नहीं की थी, तो क्या हुआ? इस बार आते ही इतने इम्पोर्टेंट डेट पर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। वो कुलस कर रह गई थी। अब कहाँ सोएंगे, क्या सड़कों पे? वो उसकी जानिब देखते हुए तंज करते हुए बोली थी, अच्छा यार गुस्सा क्यों हो रही हो, अंदर जाकर बात कर लेते हैं ना उनसे। उन्होंने 2-3 होटल्स चेक किए थे, मगर मीटिंग की वजह से सभी होटल्स के रूम बुक्स थे। उन्हें कोई रूम ना मिला था। अब बोलो, क्या करना चाहिए हमें? उसकी जानिब देखते हुए तीखी निगाह से बोली, ये आखिरी होटल बचा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या पता किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। वो इसकी जानिब देखते हुए शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बोला और अंदर गया। जब वो बाहर ही खड़ी उसका इंतजार करने लगी थी, बॉस बॉस देखे, मिल गया रूम, कहा था ना मैंने, मेरी लुक बहुत अच्छी है। उसकी जानिब देखते हुए कॉलर छाड़ते हुए बोला। जब वो भी अंदर आई थी, वो दोनों अपने अपने लगेज लेते एक रूम के अंदर दाखिल हुए थे। जब उसे भी अपने पीछे अंदर आते देखकर वो आईब्रो झुकाकर उसे देखने लगी, जैसे उसके साथ अंदर आने का मतलब जानना चाह रही हो। वो मैं आपको बताना भूल गया कि एक ही रूम में रूम अवेलेबल था, इसलिए हम दोनों को रूम शेयर करना पड़ेगा। वो उसके सर पर धमाका करते हुए बोला, जबकि वो अपनी बीपी को हाई होने से बड़ी मुश्किल से रोकने लगी थी। क्या कहा तुमने? एक ही रूम है, हम रहेंगे। वो दांत कुछ कचकचाते हुए उसकी जानिब खतरनाक अंदाज में बढ़ने लगी, जो वो दोनों हाथ सिलेंडर के अंदाज में उठाकर रह गया था। हाँ बॉस, आप कहेंगे तो मैं बेड के कोने के लग सो जाऊंगा। उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो कहका लगाकर हंस पड़ी थी और उसको बेयकीनी से देखने लगी थी कि आखिर उस शख्स के दिमाग में अकल की थोड़ी सी भी रमक बाकी है या नहीं। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर लाग हो गई कि अगर हम एक कमरे में रुक भी गए तो मैं तुम्हें बेड पर सोने दूंगी? उसकी जानिब देखते हुए ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए बोली थी, जब वो अपने सीने पर दोनों हाथ रख के एकदम पीछे हुआ। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि तुम जमीन पर सोगे, समझ रहे हो ना? ये कहते उसने स्टाफ को कॉल की, जो कुछ ही देर में उसको एक गद्दा दे गया था। नीचे मैट्रेस बिछाते उसे ताबिश को इशारा किया, चुटकी बजाते, तुम नीचे सो गए, समझ रहे हो ना? उसे वहां पर करवाते वाले लहजे में बोली, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम मीटिंग के लिए हमें भी निकलना है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो दोनों कपड़े चेंज करते हुए मीटिंग के लिए आ गए थे। ये डील अच्छी तरीके से डन हो गई थी, जबकि वो दो चार चुटकुले छोड़ता सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। जब कबीर अपनी टीम के साथ वहां आया था, मगर रोशाने को वहां देखकर वो शाकी अंदाज में आ गया था। रोशाने, तुम यहाँ?
वो उसकी जानिब देखते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ अपनी डील की क्लोजिंग के लिए आई थी। और क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? वो उसकी जानिब देखते हुए नासमझी से बोली थी, जब वो तिमस्कुराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए आगे आया था। तुम और डील क्लोज करने यहाँ आई थी? क्या मजाक है? तुम्हें डील का मतलब भी पता है? बिजनेस का बी भी आता है तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो बिजनेस करने के लिए? ओह, तुम तो मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए आई हो ना? तुम्हें पता था मैं यहाँ आया हूँ, और तुम भी मेरे पीछे भी यहाँ चली आई। लेकिन मैं तुमसे मूव ऑन आज कर चुका हूँ। उसकी जानिब देखते हुए हंसते हुए बोला, जबकि वो कहर भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। जबकि ताबिश को लम्हा लगा था समझने में कि सामने मौजूद नखट्टू कोई और नहीं बल्कि रोशानी का साबका शौहर था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अगले ही पल ताबिश ने कसकर मुक्का उसके मुंह पर चढ़ दिया कि वो पीछे लड़खड़ा कर जमीन बोसा। अब की रोशानी ने मुंह पर हाथ रखे ताबिश को दिख रही थी, जो कि अपना हाथ झटक रहा था। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अभी खड़ा खड़ा तुम्हें जेल के हवालात में बंद करवा सकता हूँ। फिर क्या कर लोगे तुम? हाँ, बताओ मुझे, होते कौन हो तुम मुझे हाथ लगाने वाले? वो एकदम लड़ने वाले अंदाज में इसके सीने पर धरे होते हुए धक्के देते हुए आगे आया। जब रुशाने ने बीच में आकर उनको दूर करने की कोशिश की, जिसे तुम बातें सुना रहे हो ना, मैं इस लड़की का होने वाला शौहर हूँ। तुम उसके सांप का शौहर है, इसलिए अपना मुंह बंद करके किसी कोने में पड़े रहो। और मैं भी ये सोच रहा था, क्यों ना कुत्ता भौंक रहा है, तो मैं तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो कौन था। रोज की जानिब देखते हुए काटता लहजे में बोला था, जबकि इतनी तौहीन पर ना सिर्फ कबीर का मुंह सुर्ख हो गया था, बल्कि उसके साथ तमाम बिजनेस पार्टनर चक्का लगाकर उसकी बेइज्जती पर हंसने लगे थे। ये सब कबीर से बर्दाश्त ना हुआ। उसने खा जाने वाली नजरों से रुशाने को देखा, जो खुद शिरशिर सी ताबिश का तरफ सुन रही थी कि आखिर ये क्या कह रहा है। मुझे जलाने के लिए तुम एक शख्स को कराए पर ले आई? कितना गिर चुकी हो तुम रुशाने? क्या तुम भूल चुकी हो हमारे खानदान की रवायात? और उसकी जानिब देखते हुए बोला, इससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं इसको होने वाला शौहर हूँ। जो मेरी होने वाली बीवी से ऐसे बात करेगा, उसका मुंह तोड़ना मुझे अच्छे तरीके से आता है। समझ रहा है ना तू? वो एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए बोला, जो वो बेयकीनी से रोशाने को देखने लगा, जो उसका हाथ फेंकते हुए उसे खींच कर एक कोने में ले गई थी। पागल हो गए हो क्या ताबिश? ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बात का अंदाज है तुम्हें? तुम्हें वो पागल है क्या? कुछ भी कर बैठे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है उसका। झूठ मत बोलो। उसकी जानिब देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर सबूत मांगेगा तो सबूत देने के लिए और भी ऑप्शंस है हमारे पास। नकली पेपर्स बनवा कर इसे दिखा देंगे। उसकी जानिब देखते उसे तसल्ली अमीज लहजे में बोला, जबकि वो दांत पीस कर रह गई थी। इस लड़के की कोई बात सीधी ही नहीं थी। कितना झूठ बोलोगे तुम लड़के? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? सबूत दिखाओ मुझे। कहाँ है सबूत कि तुम इसके होने वाले शौहर हो? तो फिर शादी क्यों नहीं की अब तक इससे? ओह, वेट अ मिनट, मैं अभी क्या कह रहा हूँ? एक छोड़ी हुई लड़की को आखिर कौन अपनाता है? मैंने इसे छोड़ दिया था। इसके नाम पर तलाक का धब्बा लग चुका है। कौन अपनाएगा इसे? कौन इसे अपनी बीवी बनाना चाहेगा, जो पहले किसी और की छोड़ी हुई लड़की हो? वो सबके सामने उसकी तौहीन कर रहा था, उसे जिल्लत से आशना करवा रहा था, जबकि एक बार फिर वो उसी मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। ये सब ताबिश से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसको गिराते हुए उसके ऊपर पल पड़ा था और उसे बुरी तरह से पीटने लगा था। तुझे सबूत चाहिए ना, तो कल लाकर दूंगा तुझे सबूत। तेरी आंखों के सामने इससे शादी करूंगा। फिर तुझे बताऊंगा कि मुझ में इतना जिगरा इसको अपनाने का है। वो तो अच्छा हुआ कि तूने इसे छोड़ दिया, वरना मैं तुझे मार कर खुद इससे शादी कर लेता। वो उठते हुए गहरे गहरे सांस बढ़ते हुए बोला, जबकि वो शशर सी ताबिश का ये जुनूनी रूप दिख रही थी। ऐसा रूप तो उसने कभी नहीं देखा था ताबिश का। आखिर इतना जुनूनी वो कब से हो गया था? उसकी जानिब देखते हुए वो यही सोच रही थी, जब उसका हाथ थामते हुए जबरदस्ती वहां से निकलने लगा था। इंतजार करूंगा मैं भी देखता हूँ कि कैसे करते हो तुम लोग शादी। ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है। रोशानी ने कभी मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो उसकी जानिब देखते हुए तंज करने से पास नहीं आया था, जबकि इस बार रोशानी ने पलट कर उसे देखा, और उसके बार बार उसके दिल पर चोट करने से रोशानी को न जाने क्या सूझा।
कि उसके करीब आते बोली और इसे कोर्ट का एड्रेस बताया था। कल सुबह यहाँ आ जाना, तुम्हारी सामने आंखों के इससे शादी करूंगी, फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देखोगे। वो एक जताती नजर उस पर डालकर ताबिश के साथ वहां से जा चुकी थी, जबकि वो पुलिस कर रह गया था। उसे अब भी पूरा यकीन था कि रुशाने किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब तक उसके प्यार में पागल थी। मगर ये उसकी गम ख्याली थी, जो कल बहुत अच्छे तरीके से दूर होने वाली थी। कि क्या कर दिया ताबिश तुमने, क्या कर दिया? हम कैसे उसके सामने शादी करेंगे? नकली शादी कौन करवाता है यहाँ? वो उसकी जानिब देखते हुए गुस्सा होते हुए बोली थी। गुस्से की रूह में तो वो बहक गई थी, तब उसे दो चार बातें सुनाई थी। मगर अब जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ था तो इसे ताबिश पर भी ताव आ रहा था, जिसने रायता फैलाया था। अब मैंने क्या किया? वो मासूम बनते हुए आंखें फटफटाते बोला, जिस पर वो सब्र से हाथ हवा में ही मुट्ठी के तौर पर बंद करके रखी थी। जैसे वो लोग कमरे में आते तो सोने के लिए लेट चुका था। जब वो बेड पर आते उसे एक झटके से नीचे गिरा गई थी, गद्दे पर। ये क्या तरीका है? एक तो मैंने आपकी मदद की है, ऊपर से आप मुझे ये सिला दे रही है। वो इसकी जानिब देखते हुए रो देने को था, तो और नहीं तो क्या। तुम्हें नहीं पता कि हमारी शादी नहीं हुई है? तुम किस हैसियत से मेरे साथ सो रहे हो, बता? क्या शौहर हो मेरे? वो हाथ नचाते हुए बोली, जबकि वो उसका ये रूप देखकर जाने ताबिश के दिल में क्या गुदगुदी हुई थी। वो भी आप कल बन ही जाओगी, इसमें क्या बात है? उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो उसे घूर कर रह गई थी, कि महज एक नकली शादी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसे भावर करवाने वाले लहजे में बोली थी, जब वो सर खम करके रह गया था। आपका हुक्म सर आंखों पर। और अगले रोज ताबिश के साथ वो मैरिज ब्यूरो गई थी, जबकि अब वहां पहले से ही कबीर भी मौजूद था। आज उसने कबीर को भी अपने पास बुला लिया था, जबकि अबीरा को उसको आज दोबारा ताबिश के साथ देखकर वो थटक गई थी। ये तो वही लड़का है जो उस दिन कह रहा था कि इससे शादी करने वाला है। तो क्या ये मुमकिन था? उसे बेयकीनी से उसे देखा। एक नजर कबीर को, कबीर, क्या ये लोग वाकई शादी करने लगे हैं? और हैरत ज़दा सी उसकी जानिब देखते बोली, जब वो कहका लगाकर हंस दिया और तंज से, ये कैसे शादी कर सकती है किसी और से? ये महज एक दिखावा है और कुछ नहीं। ये बस मुझे जलाने के लिए लाई है यहाँ। और आज मैं इसकी खुशफहमी अच्छे से बाल्टी भर के पानी फेंकूंगा कि मैं इससे मूव ऑन कर चुका हूँ। मेरे पास अब तुम जो आ चुकी हो। वो उसके गाल पर लब रखते हुए बोला, और ये मंजर उशाने ने अपनी कहर भरी निगाहों से देखा था। वो जो डगमगाते कदमों से सोच रही थी कि उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। कबीर की ये हरकत उसके इरादों को और भी पुख्ता कर गई थी। इससे पहले कि वो साइन करती, उसने एहतियाती तौर पर ताबिश के कान में घुसते हुए पूछा था, ये सब नकली है ना? तुमने बात कर ली है ना उनसे? जिस पर वो सर इस बात में हिला गया था, और अगली पल वो साइन कर चुकी थी और ताबिश ने भी साइन कर दिए थे, और वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे और निकाह के सर्टिफिकेट भी मिल चुके थे। जबकि कबीर ये सब हैरत ज़दा निगाहों से दिख रहा था। जैसे ही आसपास के लोगों में से किस किस का शोर उठा तो ताबिश ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लप रख दिए, जबकि वो सुन रही थी। ऐसा करने का तो नहीं सोचा था उसने। फिर ताबिश ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसके करीब आया? वो कौन सी उसकी असल बीवी बन चुकी थी जो वो उसे छू रहा था? वो धड़कते दिल से यही सोच रही थी, जब उसने अगले पल उसको खींच कर अपने नजदीक तरीन किया और उसकी नाक से अपनी नाक टकराई और आगे खींचते हुए कबीर की जानिब ले आया। वो जो अभी तक सरशल से कदमों से आगे बढ़ रही थी, एकदम उसके कमर पर दबाव महसूस हुआ तो वो झटके से ताबिश की जानी देखने लगी, जो कि कबीर की तरफ देखने का कह रहा था, जो फटी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रोशानी? वो एकदम चीख कर बोला, जब वो कान में उंगली फेर कर रह गई थी। क्यों? मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती? जब तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मुझे तलाक दे सकते हो, मुझे बेस्टी के साथ मेरी शादी कर सकते हो, तो फिर मैं किसी और शख्स से शादी क्यों नहीं कर सकती, जो तुमसे हजार गुना बेहतर है? उस पर करारा वार करते हुए बोली, जबकि ताबिश उसकी इस फायरिंग करने वाले अंदाज पर आईब्रो झुका कर रह गया। पहली बार उसकी बीवी ने उसकी तारीफ की थी, खुश होना तो बनता था। हाय दिले जालम,
इतने प्यारे अंदाज में हमारी तारीफ ना करो कि इस तारीफ के बदले मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े एक अनाम से नवाज दूं। वो उसके होंठों को मायने ख्याजी से देखते हुए बोला था, जब उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, जैसे किसी ने सुर्ख रंग छिड़क दिया हो, और वो उसे घूर कर रह गई थी और चलने का कहा था, जब एकदम कबीर ने उसकी कलाई थामी, चलो, और उसे झटके से अपने करीब किया था। और ये सब ताबिश से देखा नहीं गया था, और अगले पल उसके मुंह पर झांक कर रसीद कर गया था, खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ लगाए, समझ रहा है ना तू? 2 फुट के फासले पर नजर आया कर, और जहां भी मेरी बीवी दिखे नजरें नीची करके सलाम झाड़ कर गुजर जाया कर, आई समझ? ये कहते हो और शानी को उसके हाथों से छुड़वाते अपनी गोद में उठाते लेकर चला गया था और गाड़ी में बिठाया था, जबकि कबीर अपना तन बदन जलते हुए महसूस कर रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे कोई और शख्स उसकी साबका बीवी को अपनी बाहों में उठाकर उसकी आंखों के सामने लेकर चला गया। वो भी वो औरत जिसे वो छोड़ चुका था। वो औरत जो समझ रहा था कि वो किसी काम के लायक नहीं है, ना सिर्फ आज एक मशहूर वुमेन बन चुकी थी, बल्कि किसी और से शादी भी कर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने और वो खड़ा दिखता रह गया, और उसके लिए ये बेयकीनी सी बेयकीनी थी। वो पैर पटक कर रह गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा। वो अपने बालों को दबोचते हुए बोला, जबकि अबीरा एक नजर उसको देख कर रह गई थी। कबीर, तुम क्यों चल रहे हो? तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी ना, तो फिर अभी ये जलन किस बात की है? अबीरा को जी भर के ताव आने लगा। इतनी मुश्किल से उसने कबीर को छीना था, अब वो दोबारा उसको रुशाने की जाने रागिब होते कैसे देख सकती थी? तभी जलते कुर्ते कबीर से वो पूछने लगी थी, गुस्से से, जब उसका हाथ झटक के रह गया था, खामोश रहो तुम। क्या कहा था तुमने? क्यों किसी काम की नहीं है? उसे कुछ नहीं कहा था, और यहाँ वो बिजनेस वूमेन बनकर अवार्ड भी हासिल कर चुकी है, ना सिर्फ फेमस कंपनी से डील भी हासिल कर चुकी है, और हम क्या करते रह गए? खाली हाथ रह गए ना। वो उसकी जानिब देखते हुए दहाड़ा था, जब उसे बेयकीनी से देखते हुए रह गई थी। आज तक कबीर ने उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आज उसके तेवर ही बदल गए। अपनी जाबका बीवी को देखते ही, कबीर, कूल डाउन, क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शादी तो हो गई है ना उसकी, लेकिन शायद तुम ये बोल रहे हो कि उन्होंने शादी हमारे सामने की है, और मुझे नहीं लगता कि रुशान ने घर वालों को बताया होगा। मुझे लगता है तुम्हें सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें पाकिस्तान जाना चाहिए और इनकी पोल खोलनी चाहिए। घर जाकर क्या कहते हो? वो उसकी जानिब देखते हुए अयार लहजे में बोली थी, जबकि उसकी बात सुनते कबीर होश में आया था। हाँ, ऐसा ही होगा। इसे घर में किसी को नहीं बताया होगा, वरना दादा जान कैसे इजाज़त देते थे उसे? वो तो मुझे पसंद करते हैं, अभी तक। तभी तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खुले छोड़ दिए हैं। रुशानी को तो मैंने कभी खुश नहीं रहने दूंगा ना। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोड़ने के बाद किसी और से शादी करने की? उसको तो मेरे नाम पर वैसे ही बैठे रहना चाहिए था सारी जिंदगी। वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो खपती इंसान अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था, और रुशानी को ही कसूरवार ठहरा रहा था। दूसरी तरफ वो वहां से अपनी एक और डील क्लोज करने के लिए चले गए थे, और वहां से रात को होटल में आते आते रात हो चुकी थी, जबकि वो अंदर बेड पर रह बेड डूबते हुए हंसते हुए बोली थी कि आज पहली बार इतना पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिल के अंदर तक तस्कीन पड़ गई है। उस शख्स से अब मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट चुकी है। ना सिर्फ छूट चुकी है, बल्कि मैंने उससे बदला भी ले चुका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने उठते हुए गला खनकार कर ताबिश को कहा, जो कि जमीन को अपने पाँव से खरचते हुए उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि वो मुशकूक नजरों से अब उसकी जानिब देखने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मीटिंग में भी चुप चुप थे, खैरियत है ना? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो गला खनकारते हुए लफ्जों को तलाशने लगा। कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, बताओ ना। उसकी जानिब देखते हुए तसल्ली अमीज लहजे में बोली, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि अगले ही पल वो उसकी सांसों तक सीने में अटका देने वाला है। वो जो हमने शादी की थी ना आज, हाँ तो? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, वो नकली शादी थी ना? वो उसकी जानिब देखते हुए तसल्ली से बोली, जबकि वो नफी में सर हिला के रह गया। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो नासमझी से बोली, वो शादी नकली नहीं थी, असली थी। क्या?
वो एकदम ज़ोर से कहकर बोली और उसको बिल्कुल भी यकीन ना आया कि ताबिश ने ये क्या कहा है। और अगले ही पल वो दहाड़ी, तुम मतलब वो नकली शादी नहीं थी? क्या तुमने उनसे बात नहीं की थी? उसकी जानिब देखते हुए कड़े तेवर से पूछने लगी। की थी ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नकली शादी का रवाज नहीं है और यहाँ असली ही शादी हो सकती है। और तब कबीर भी सामने खड़ा था, मैं मना भी नहीं कर सकता था। अगर मैं आपको बता देता तो आप इनकार कर देती। और मैं ये नहीं चाहता था कि बदला लेने का इतना अच्छा मौका था, कैसे आराम से जाने देता। उसको जाल जलाना बुलाना बनाना भी तो था ना। इसलिए मैंने शादी के पेपर पर ही दस्तखत दस्तखत करवा दिए। और आपने भी जिस पेपर्स पर दस्तखत किए वो असली ही थे। क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो? वो सर थामते हुए बेड पर बैठते उसकी जानिब खोई खोई सी कैफियत में पूछने लगे। यही कि जो दस्तखत मैंने किए वो भी असली थे और जो आपने किए वो भी असली थे। और हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उसके सर पर धमाका करते हुए बोला, जबकि उस शाकी अंदाज ने उसे देखने लगी, ऐसे जैसे बहरी और गूंगी हो गई हो। और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ताबिश को क्या कहे। वो एकदम से सर थाम कर आ गई थी और उसको ऐसे देखने लगी जैसे उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो उसके करीब आते हुए खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली, जबकि वो मिनमिना कर रह गया था। चल अब सोते हैं, और क्या करना है। वो बेड पर ढेर होते हुए बोला। जो आंखें बड़ी की उसे देखने लगी। क्या मतलब, उठो यहाँ से, नीचे सो। अरे ऐसे कैसे, अब आप मेरी बीवी हैं। आप बोल रही हैं क्या हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है? क्या कहा तुमने? वो चीखी और अगले पल उसे दबोचते बेड पर वो ढेर कर चुका था। ये कहा कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, हम साथ सोएंगे। ये कहते उसे अपनी आगोश में भरते सोने के लिए लेट चुका था। और उसने नहायत तगोदत से उसे छूटने की कोशिश की, मगर वो सांड था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह जब आंख खुली तो उसको अपने ऊपर पाया तो गहरा सांस भर के लगी और उसे हटाने की कोशिश की। जो वह अगले पल उसके लबों पर कब्जा जमा गया था और उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। क्या कर रहे हो तुम? वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोली। आपके लबों का जाम पी रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? अब आप मेरी बीवी हैं, इतना तो कर ही सकता हो ना। वो मासूम बनते हुए बोला, जब वो अपना खून जला कर आ गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर वापस जाने के लिए निकल चुके थे। और जैसे ही उन लोगों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, उसका फोन बजने लगा। उसको घर फौरी तौर पर बुलाया जा रहा था, ना सिर्फ उसको बल्कि ताबिश को भी। वो फोन कॉल काट कर परेशानी से उसकी जाने देखने लगी थी। आखिर इन सबको तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, आपका एक अदद साइको कजन मुझे लगता है हमसे पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए मैंने आपके साथ ही चल रहा हूँ आपके घर। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था और वो तेजी से रफ़ी में सर हिला गई। मैं इस मामले में तुम्हें नहीं घसीटना चाहती। तुम बेकसूर हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे वाले घर वाले कितने गुस्से वाले हैं। तुम्हें कुछ कर करा दिया तो? वो एकदम डरते हुए बोली, जो वो शरीर लहजे में उसके करीब भर उसके लबों पर झुका। क्या मेरे लिए परेशान हो रही है आप, मेरी बीवी? उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, जबकि वो एकदम पीछे हुई थी और खजल होते नफी में सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे जब दादा जान की पाटदार आवाज ने उसका खून खुशक कर दिया था। कहाँ से आ रही हो तुम लड़की, और कौन है ये लड़का तुम्हारे साथ? वो उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से लाठी जमीन पर टेकते हुए बोले थे, जब वो उसको अपनी बाहों में भरते एकदम से उनके आगे आया था। ये मेरी बीवी है रुशाने, और मैं हूँ ताबिश। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? वो उनकी जानिब देखते हुए बोला, जब दादा जान उस लड़के को घूर कर रह गए थे जो सबके सामने धड़ल्ले से उसे अपनी बीवी कह रहा था। देखा आपने दादा जान, देखा, ये तेवर है इसके। इस लड़के को पसंद किया है आपकी पोती ने। कबीर पीछे से टोकते हुए बोला था, जब वो उसे घूर कर रह गया था। लगता है वहां खाई हुई मार तुम्हारे लिए काफी नहीं थी लखट्टू, जो इधर भी आकर जुबान चला रहे हो। अपने हाथ की जोहर दिखाऊं दोबारा? वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला। जब वो एकदम दादा जान के पीछे हुआ था, तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया लड़की, या फिर लड़के ने तुम्हें वर्ड लाया? वो ताबिश को ऊपर से नीचे तक देखते और शानी ने सवाल करते हुए बोले थे, जब वो आगे आई थी, दादा जान, ये मेरा खुद का इंतखाब है।
मैंने खुद ताबिश को चूज़ किया। वो आगे आते हुए ताबिश का हाथ थामते हुए बोली थी। जब वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा, दादाजान, आप इस निकाह को नहीं मान सकते। कबीर भी आगे आया था। जब अगले पल रुखसाने ने उसके मुंह पर एक दो नहीं 3 थप्पड़ बरसाती चले गए। तुम होते कौन हो? ये बोलने वाले गलीज इंसान। तुम मुझे छोड़ने का सबब बने। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी बेस्टी से शादी की, ऊपर से बकवास करते हो। तो अब तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे दरमियान में बोल सको। दादाजान, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश हूं और इस सब धोखे को माफ कर दो, तो मुझे मेरी जिंदगी ताबिश के साथ गुजारने दें। वो तनकर खड़ी होती हुई बोली। जब दादाजान उसे देख कर रह गए थे, कह तो वो ठीक रही थी, और वो धोखा उसी के घर वालों ने दिया था। फिर वो कौन होते थे उसे रोकने वाले? लड़के, तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे ना? उसकी जानिब देखते हुए बोले। जब ताबिश पूरी यकीन लहजे में उन्हें देखते आगे आया था। क्यों नहीं, जरूर रखूंगा। आपकी पोती अब मेरा कुल सरमा है। वो उनकी जानिब देखते हुए बोला था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अगर आप सबका मिलना मिलाना हो गया हो तो अपनी बीवी को घर ले जाओ सासू माँ। वो मासूम बनते हुए आंखें पटपटाते हुए बोला। तब रोशानी की माँ ने हंसते हुए खुशी से सर इस बात में हिला दिया था, जबकि कबीर पीछे चिल्लाते रह गया था और उसे लेकर निकलता चला गया था। छोड़ो मुझे, बेशरम इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुखसती तो होने दो। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली थी। ये रुखसती नहीं तो और क्या है? वो दोबारा करवा लेंगे, वलीमे की सूरत ठीक है ना? ये कहते हुए उसे अपने घर लेकर चला गया था। रात को वो उसके करीब आते उसे अपना तमाम हक वसूल कर गया था और उसकी आंखों पर लपकते उसका सर अपने सीने पर रख लिया था। तुम पास हो तो सारी जिंदगी हसीन है, तुम पास नहीं तो और कुछ भी नहीं। उसकी नाक से नाक टकराते हुए बोला। तुम्हारा शुक्रिया ताबिश। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरी जिंदगी हमेशा बेरंग सी रहती। उसकी जाने देखते हुए बोली। जब उसकी बात उसके लबों से उचक गया था। जिंदगी हसीन हो गई थी जो वो दोनों एक दूसरे के संग थे।